जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो बच्चे हम लोग अपने क्लास को अपने सेशन को जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और आज हम सब देखने वाले हैं मई 2025, मई 2025 के वो तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं, सभी बच्चे रेडी हो। और मतदान का क्या कह रहे हैं? मतदान आप लोगों ने किया जा करके? पहले मतदान फिर जलपान, है ना? अवश्य करें जा करके अपने अपने मतदान केंद्रों पे। हाँ, क्लास बाद में भी देख लेना चलेगा, लेकिन वोटिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ एक तरफ, आपका मतदान करना एक तरफ। नेताजी का 5 साल, आम जनता का एक दिन। तभी नेता लोग जो हैं इस बात का उनको बड़ा एहसास रहता है कि भैया हमारा एक ही दिन है और बाकी सबका जो है वो पूरा इतना सारा समय है। चलो, तो बच्चे हम लोग अपने सेशन को जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और क्या है हमारी चर्चा आज की क्लास में, तो आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल चुका होगा इसका। एक बार बता देना मिला है या नहीं मिला, नहीं मिला होगा तो फिर ये बड़ी गलती हो जाएगी हमारी। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं मई 2025 के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जल्दी से अपने क्लास को, जल्दी से अपने सेशन को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, क्या है पहला सवाल? तो प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का पहला जो सवाल हम लोगों के सामने रहने वाला है वह सवाल आपके सामने। चलिए, तो पहला सवाल क्या आप लोगों के सामने बच्चे? पहला सवाल है, भारत ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर दो बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो बच्चों इसकी शुरुआत किया है भारत ने किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के। किसके साथ किया है? यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन के साथ। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने मिलकर के शुरू किया है? तो भारत के साथ मिलकर के। भारत के साथ। तो जब भी हम लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन, तो आप सबको ध्यान होगा कि मास्ट्रिच संधि जो हुआ था उस आधार पर इसकी स्थापना हुई थी ना। मास्ट्रिच संधि कई बार प्रश्न में पूछा गया है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के आधार पे? तो मास्ट्रिच संधि के आधार पे हुआ था। और यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की जो संख्या है टोटल, सदस्य जो इसमें है वो है 27। कितने सदस्य हैं? 27। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हाल ही में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और यह समझौता किस विषय को लेकर के है? तो ग्रीन हाइड्रोजन अपशिष्टों के अनुसंधान से रिलेटेड है, उसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक चीज हम लोगों का क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम लोग आप देखेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा। अगला प्रश्न है आपसे कि बताओ अडानी ग्रुप के द्वारा हाल ही में वह कौन सा वह कौन सा संबंधित देश है जहां पर 5000 मेगावाट के जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है? तो जो अडानी पावर ने एक समझौता किया है और कहां पे प्रोडक्शन करना है, यह प्रोडक्शन जो होने वाला है बच्चे वह है ये जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ ये है भूटान में कंपनी है थिम्पू हाइडल प्रोजेक्ट। थिम्पू हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहां की। तो उस प्रोजेक्ट को, ये जो प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को अडानी पावर के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाएगा। अडानी पावर जो है वो उसको वहां पे ऑपरेट करेंगे। तो अडानी जी जो है इनका कहां पे अभी, तो इनको अभी जिनकी जो कंपनी है वो समझौता किया गया है ढाका में, ढाका कह रहा हूं मैं, ये भूटान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उनका नाम है भुवन रिभु। ऑप्शन नंबर ए भुवन रिभु, जो कि महिला एवं एवं बाल अधिकार, बच्चों के राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स जैसे होते हैं चाइल्ड राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, तो इनके लिए काम करने वाले एक वकील है, एक एडवोकेट है। और इस वकील को जो है बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इस राज्य में स्थित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो जो जल विरासत संग्रहालय है भारत का और उसको यूनेस्को के जल विरासत संग्रहालयों में शामिल किया गया है, तो कौन सा है वो? तो इसमें हम लोग राइट आंसर बोलेंगे कोझिकोड। कौन सा बोलेंगे इसमें? कोझिकोड। ये कोझिकोड जो है ये भारत का पहला जो है, नहीं है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इससे पहले जो है अन्य भी रहे हैं, जैसे कोझिकोड से पहले और भी इसमें है। तो भारत का पहला जो जल संग्रहालय है, भारत का पहला जो जल संग्रहालय है, वो जल संग्रहालय का नाम क्या है? कोझिकोड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनोपोरस यानी कि सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमेरिक झिल्ली किसने विकसित किया है? तो ये पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित किया गया है हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा। किसने किया है? डीआरडीओ ने। इसका जो उपयोग है खारे पानी से लवण को अलग करने का, इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग यहाँ पे रहने वाला है वो उपयोग बेसिकली हमारा ये जो पॉलीमेरिक झिल्ली जो है इसका प्रयोग कौन करेगा भाई? तो इसका प्रयोग करेगी हमारी भारतीय तट रक्षक बल के लिए काम हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा ना, भारतीय तट रक्षक बल जो इंडियन कोस्टल गार्ड है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, तो उसके लिए जो है ये काम किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ ने क्या बना दिया है? एक पॉलीमेरिक झिल्ली जो है मेम्ब्रेन डेवलप किया है जो समुद्री जल के खारेपन को कम कर देगा। आगे सवाल था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया, जेएनयू और अडानी एयरपोर्ट्स ने इस देश के साथ समझौते को रद्द कर दिया है। जो आपको ज्ञात होगा कि 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक होने के बाद 7 मई से भारत में ऑपरेशन सिंदूर चला था। आपको ज्ञात होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया था तो उस दौरान जो है भारत पाकिस्तान पे हमला कर रहा था और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था। उस दौरान एक ऐसा देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की ने अपने ड्रोन को, एक ड्रोन इसका नाम है सोंगर ड्रोन। तो उसका जो ड्रोन है तुर्की का सोंगर ड्रोन, इस ड्रोन को तुर्की ने सौंपा था। किसको सौंपा था भाई? पाकिस्तान को, कि लो ये वाला ड्रोन जो है इसका उपयोग करो। तो अब सोचो कि एक ऐसा देश जो हमारे दुश्मन को मदद कर रहा था, तो उसके साथ तो भारत के संस्थाएं तो अपने संबंध नहीं रखेंगे ना। तो भारत के इन सभी संस्थाओं ने तुर्की से अपने समझौतों को रद्द कर दिया कि भाई हमें तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं चाहिए। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण का आयोजन बिहार में हुआ है, बिल्कुल सत्य है। महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117, राजस्थान 60, ये 7 क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है, ये भी सत्य है। बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हुआ था, ये भी सत्य है। तो बच्चों ये सब सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 बातें इसमें जोड़ देंगे। देखिए शुभंकर क्या था इस आयोजन का बच्चे? शुभंकर अवश्य पूछता है, तो शुभंकर रखा गया था गज सिंह को। शुभंकर क्या था इसमें? लिख लोगे गज सिंह। दूसरा इसमें आपसे पूछेगा बिहार, ये बताओ बिहार जो है वो क्या? तो बिहार 15वें स्थान पे था, 15th रैंक में, 15 रैंक है बिहार का। और बिहार ने टोटल 36 पदक जीते थे। बिहार ने कितने पदक जीते हैं? 36 पदक, 15वां स्थान था बिहार का। रैंक नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा
15th रैंक था बिहार का मेडल लिस्ट में। ये जो 36 पदक बिहार ने जीते थे, ये पदक कुछ इस प्रकार से था 7, 11, 18, यानी कि 7 गोल्ड मेडल था, स्वर्ण पदक, 8 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। 7, 11, 18, ठीक है। तो बिहार ने कितने पदक जीते थे भाई टोटल? 36 पदक, 7, 11, 18। आगे प्रश्न है कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से विकसित की गई भार्गवस्त्र क्या है? तो जो भार्गवस्त्र क्या है, व्हाट इज भार्गवस्त्र? तो भार्गवस्त्र जो है यह एक ड्रोन रोधी प्रणाली है। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी इंडिया ने अपना एक एंटी ड्रोन सिस्टम का यहाँ पे भी परीक्षण हुआ है और उस ड्रोन सिस्टम का नाम रखा गया है भार्गवस्त्र। प्रश्न में ध्यान देना, लिखा हुआ है कि इट इज डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। मतलब ये किसने विकसित किया है? तो कंपनी का नाम भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, लिखा गया है। बफरिंग हो रहा है, कुछ लिख रहा है, बफरिंग तो आमतौर पर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है। तो बच्चों ये नोएडा में है। नोएडा में लगभग यहाँ पे 3 बातें। नोएडा में 3700 करोड़ रुपया का निवेश होगा। दूसरा, 2 कंपनियां मिलकर के एचसीएल एंड दूसरी कंपनी है फॉक्सकॉन, ये दोनों कंपनियां मिलकर के निवेश कर रही है। ये दोनों कंपनी जो है मिलकर के निवेश कर रही है। तो 3700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और ये निवेश जो है कौन कर रहा है बच्चे? तो 2 कंपनियां मिलकर के एचसीएल और फॉक्सकॉन। आगे प्रश्न है कि 2 स्थान का नाम बताना है, ठीक है। बेंगलुरु और एक और किस शहर में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चीप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। तो जो इसका 2 शहरों में उद्घाटन हुआ है, एक है बेंगलुरु और दूसरा शहर इसमें नोएडा। दूसरा शहर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो नोएडा, ऑप्शन नंबर ए, नोएडा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे फिर से सवाल है कि राजनाथ सिंह ने सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में। लखनऊ से वो सांसद भी है और ब्रह्मोस के बारे में आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मोस का नाम ही है 2 नदियों के नाम पे। एक नदी है ब्रह्मपुत्र और दूसरा जो नदी है वो है मॉस्को नदी, मॉस्कोवा रिवर या मॉस्कोवा नदी। भारत और दूसरा जो देश है वो है ऑब्वियसली रूस। रूस, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत ने किसको बेचा है? फिलीपींस को। ये प्रश्न भी अलग से पूछा जाता है कि भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है? तो भारत इसको बेच रहा है फिलीपींस को, ठीक है। तो अभी भारत में सबसे बड़ा जो प्लांट लग रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का, ये प्लांट कहाँ लग रहा है भाई? लखनऊ में लग रहा है। और देखिए ये होता है सांसदों का, इस तरह का काम होता है। लखनऊ से सांसद कौन है? जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वो अपने यहाँ इसको स्थापित करवा रहे हैं। अब बिहार में हमारे यहाँ इतने सारे मंत्री हैं, इनको भी अपने अपने क्षेत्रों में चाहिए कि कम से कम अपने क्षेत्र में तो कुछ अच्छा काम कर दीजिए। तो ये बहुत आवश्यक है जानना। आगे सवाल होगा बच्चे कि दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली को किस देश में शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है भूटान में। भूटान में एक बैंक है जिसका नाम है टीके बैंक। ये जो डीके बैंक है ये बेसिकली कंप्लीटली एक डिजिटल बैंक है। ये ऑफलाइन नहीं रहता, ऑनलाइन ही सब कुछ इसमें होता है। या एक डिजिटल बैंक है। इस डिजिटल बैंक ने जो है क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन के दौरान भुगतान के तौर पे स्वीकार करने को लेकर के अपने यहाँ पे बातें की। तो राइट आंसर क्या कहेंगे इसमें? पर्यटन बैंक। नेक्स्ट है कि विधानसभा विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होने वाला देश की पहली विधानसभा कौन बनी? वो जो दिल्ली। दिल्ली का विधानसभा 100%, 100%। अब ये जो है सोलर एनर्जी पर आधारित है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को इंडिया ने कब चलाया था इसको? 7 मई को। और 9 ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पे हमला किया था भारत ने। ये जब भी नाम आएगा ऑपरेशन सिंदूर तो आप हमेशा ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर का जो डिजाइन था उसको तैयार किया था कर्नल हर्ष गुप्ता ने। और इसमें एक और नाम है हवलदार सुरिंदर सिंह। ये जो हम लोग देखते थे ना ऑपरेशन सिंदूर कैसे लिखा हुआ था, आपको अगर एग्जैक्टली याद आ रहा हो तो ऑपरेशन सिंदूर कुछ इस प्रकार से था लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ रहता था ऑपरेशन सिंदूर। तो मुझे ऑपरेशन सिंदूर में इस तरह से बीच में यहाँ पे रेड कलर से ऐसे दिया हुआ था। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो डिजाइन तैयार हुआ है इसको 2 लोगों ने तैयार किया था, हर्ष गुप्ता और सुरिंदर सिंह ने। कर्नल हर्ष गुप्ता, हवलदार सुरिंदर सिंह। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है बनियान अल मरसू। और बनियान अल मरसू का अर्थ होता है, इसका अर्थ मीनिंग होता है पिघले हुए शीशे का दीवार। पिघले हुए शीशे का दीवार, पिघले हुए शीशे का दीवार, ठीक है। दीवार किससे बना हुआ है? पिघले हुए शीशे से। अब सोचो ये लोग कितना मतलब अच्छा, ये बहुत पवित्र ना, कुरान से लिया गया इस लाइन को, ये बहुत पवित्र शब्द है, ये एकजुटता को, इंटीग्रिटी को दिखाता है। लेकिन ये लोग जो है इसी को अपना टैगलाइन यहाँ पे बना लिया है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के सामने मुझे नेक्स्ट है रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद यह फैसला और किसने ले लिया? तो रोहित शर्मा के बाद अब इससे रिटायरमेंट की घोषणा किसने किया है? विराट कोहली ने। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों, कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुभारंभ किया है? इस योजना को शुभारंभ किया गया है कलाकारों के लिए है। और कलाकारों को कितना है? तो सरकार इस योजना के तहत कलाकारों को 10,000 प्रति माह प्रदान करेगी, जितने भी हरियाणा के गवर्नमेंट में कलाकार हैं। तो किसने स्टार्ट किया है? हरियाणा। सीएम है नायब सिंह सैनी, नाम अवश्य याद रखना, नायब सिंह सैनी। उनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, नायब सिंह सैनी के द्वारा। आगे सवाल था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी किसने दिया है? वो जो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आदि शक्ति जो है ये अहिल्याबाई होलकर जो है, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पे, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर जो आदि शक्ति अभियान है इसको महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है केसी वेणुगोपाल को, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं, आम भाषा में कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी जो उसके सदस्य हैं। तो केसी वेणुगोपाल को क्या बनाया गया है? केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति जो हम लोग कह रहे हैं बच्चे, लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें आपको ध्यान होगा 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 22 सदस्यों में से 7 फ्रॉम राज्यसभा एंड 15 फ्रॉम लोकसभा। और इसकी स्थापना 1967 में हुआ है इस समिति का। और तब से देखिएगा इसमें जब भी अध्यक्ष होता है कोई विपक्ष का ही नेता होता है, नियम है इसका, एक प्रकार से समझ लो।
तो एक प्रकार का ये नियम समझ लो कि है कि जब भी किसी को चुना जाता है तो विपक्ष का ही कोई होता है। आगे है कि 2025 में कौन दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी, दूसरे में मैंडारिन जिसको चाइनीज भाषा भी कहते हैं, तीसरा में हिंदी और चौथा में स्पेनिश। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा है? अंग्रेजी, उसके बाद मैंडारिन, फिर हिंदी और स्पेनिश। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो जो भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है, मनोहर लाल खट्टर ने। किसने किया भाई? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत बौद्ध केंद्र क्या है? तो भारत बौद्ध केंद्र जो है इसका संबंध है कला संस्कृति कला संस्कृति तथा भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो है भारतीय इतिहास को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत बौद्ध केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो आप बताइए भारत बौद्ध केंद्र जो अब साउंड नहीं आ रही है? अभी आ रही होगी, बच्चे बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने सुबह से ये भी नाश्ता नहीं किया था। चलो, अरे आ रहा है भाई, आ रहा है, रुला दोगे क्या तुम लोग? 5000 मैसेज आ चुके होंगे अभी तक। हाँ भाई आ रहा है, अब आ रहा है, हाँ चेंज कर दिया, अभी मैं कुछ पढ़ा कहाँ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से सुनना। अच्छा ये जो प्रश्न है एएसओ में आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है? एएसओ में। कहाँ पे आया हुआ है? एएसओ का पेपर भी हुआ, आपका 13 को बीपीएससी था, 11 को एएसओ। उसमें प्रश्न क्या पूछा था, और उस प्रश्न को केवल मैंने ही पढ़ाया था और किसी ने नहीं पढ़ाया था। प्रश्न क्या पूछा था, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये था, वापस से प्रश्न था, दो ही चीज पूछा था उसमें कि भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक हमने यहाँ बता दिया, भारत 2023 में इस सूचकांक में 0.685 के साथ 130वें स्थान पे। एक ये सवाल पूछा था, सही था। और एक पूछा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, मानव विकास इंडेक्स जो आया है, एचडीआई इसको कहते हैं, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था या थीम क्या था? थीम आमतौर पे कोई नहीं पढ़ता बच्चे, और मैं जब ये प्रश्न बनाया था तो ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके बनाया था कि उसमें हमें सारी बातें बता देनी है। तो थीम जो है आप पता कर लेना, पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया था इसका थीम क्या था रिपोर्ट का। तो ध्यान से देखोगे, थीम हमने प्रश्न में ही लिखा हुआ है, पसंद का मामला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं। चलो अब इसके विषय पे आ जाते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, अभी ये भी पूछा था, बीपीएससी में पूछा था, ये जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष, और स्कूली शिक्षा का औसत उम्र 13 वर्ष, और भारत में जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो है $9,046। ये भी स्टेटमेंट क्या था? सही। उसके बाद है आइसलैंड प्रथम स्थान पे, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे है। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही है। तीनों बातें क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही है। तो इस प्रश्न को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कर लेना ये सारे प्रश्नों को। और क्वेश्चन को बनाने का देखो तरीका यही होता है, मैंने जो है हर जगह आपको, जैसे आपको ज्ञात होगा बच्चे कि ये जो इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स को 3 पैरामीटर्स, 3 सूचकों के आधार पर तैयार किया जाता है। हमने तीनों सूचक में इंडेक्स का स्कोर लिख दिया है। जैसे एक सूचक होता है जिसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा, दूसरा सूचक होता है स्कूली शिक्षा, और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। हमने तीनों सूचक यहाँ पे मेंशन किया है, तीनों सूचक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। चैट प्राइवेट कर दीजिए सर। क्यों चैट प्राइवेट कर दे भाई? क्लास है ना, क्लास में चैट थोड़ी प्राइवेट होता है। क्लास जब होता है बच्चे तो चैट की कोई प्राइवेसी क्या प्राइवेट? आप तो क्लास है ना, तो आप तुम कमेंट करो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कमेंट करते हो, बाकी लोगों का भी ध्यान जाता है। चैट प्राइवेट हो जाएगा तो मान लो क्लास में 5000 बच्चा लाइव जुड़ रहा है, तो 5000 चैट कैसे कोई देखेगा? चैट प्राइवेट नहीं हो सकता है, बस समझ में आ रही है? देखिए आगे विषय क्या है कि भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 से 2021 के संदर्भ में तथ्यों पर विचार करो। मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 130 से घटकर 193 रह गया है, सही बात है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 39 से घटकर 27 हो गया है, सही है। नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घटकर 19 हो गया, ये भी क्या है? सत्य है। इसमें राइट आंसर कर देंगे ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और तुरंत को आगे बढ़ाने के लिए योगदान। इस विषय के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो जो यहाँ पे वापस से सुनना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि बताओ ये हाँ, आपसे ये नहीं पूछ रहा इसमें कि बिल्कुल, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 11 मई को कब मनाया जाता है? ये टेक्नोलॉजी डे कब बनता है? 11 मई को बनता है। 10 या 11, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 मई को मनाया जाता है, और 11 मई को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इधर? 11 मई 1998। क्या अचीवमेंट हुआ था बच्चे? तो अचीवमेंट ये था, भारत ने चलाया था ऑपरेशन शक्ति, भारत में चला था ऑपरेशन शक्ति, और ये ऑपरेशन शक्ति जो चला था इसमें पहला जो है, पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, और इंडिया एक परमाणु न्यूक्लियर पावर वाला देश बन गया था। परीक्षण हुआ था, कहाँ से हुआ था भाई? पोखरण से, राजस्थान के पोखरण से। तो पोखरण वाला जो परीक्षण हम लोग पढ़ते हैं ना, उसकी सफलता भारत के लिए बहुत बड़ा जो है वो दिन था। 11 मई 1998 को पोखरण में जो हमारा सफल परमाणु जो परीक्षण हुआ था, वो इंडिया के इतिहास का बहुत सुनहरा दिन था वो। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और अगर इसमें आप कहिएगा तो एक चीज इसमें और हुआ था, वो ये था कि भारत में पहली बार जो है इंडियन जो है एक एयरवेज कंपनी जो है यहाँ पे, बिल्कुल, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को की वर्तमान सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जो इसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 20 करोड़। भारत में अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी है तो पहले गवर्नमेंट उसको कितने का ऋण गारंटी देती थी? 10 करोड़ का। अब सरकार ने इसकी सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़िताओं के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025, प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितने रुपए तक का कैशलेस उपचार होगा? सभी बच्चे इस चीज को यहाँ पे समझ लेंगे। 1 मई 2025 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। क्या तारीख है? ध्यान से सुनना। इस दिन भारत में एक नई योजना लॉन्च हुई। योजना का नाम है सड़क दुर्घटना पीड़िता के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025। ये प्रारंभ हुआ है, इस तारीख से लॉन्च हुआ है।
क्या है ये योजना वो सुनो। पहले योजना को समझना, फिर अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत नियम बनाया गया है कि भारत में किसी भी सड़क पर कोई भी व्यक्ति यदि दुर्घटनाग्रस्त होता है कोई भी व्यक्ति जो है अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस व्यक्ति का इलाज के लिए भारत सरकार 1.5 लाख रुपया जो है वो प्रदान करेगी। तो आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसा जो है कोई भी जो है यहाँ पे ऐसा जो है कभी भी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। तो हाँ, तो 1.5 लाख रुपए तक का, कितने तक का है? 1.5 लाख रुपए तक का। भाई 1.5 लाख का आपको उपचार मिलेगा, भारत सरकार देगी। अब ये कितना बड़ा कार्यक्रम है वो सुनो, मुझे कितना बड़ा कार्यक्रम है। हमने क्या बोला? भारत के किसी भी सड़क पे, मतलब अगर आप अपने घर के सामने वाले सड़क पे भी, अगर अपने गांव के सड़क पे भी, अपने घर के गली में भी अगर आप रोड पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, 1.5 लाख रुपए तक का उपचार सरकार करवाएगी। और एक्चुअली होता क्या है बच्चे, वो समझना। होता ये था कि भारत में बड़ी संख्या में, लगभग हर साल 4 लाख सड़क दुर्घटना होता है, और 4 लाख सड़क दुर्घटना जब होता है तो उस दुर्घटना में कई बार ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, वो भी दुर्घटना में ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाता है, उसका डेथ हो जाता है, निधन हो जाता है। तो अब क्या है, अब कम से कम कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आराम से अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का सरकार आपको यहाँ पे देगी। अब और क्या करे सरकार भाई तो लेकिन हाँ, इसमें ध्यान देना कितने तक का सीमा है? 1.5 लाख रुपए तक का, ठीक है। और कैसा है ये? आपको कैश नहीं दिया जाएगा, कैशलेस स्कीम है ये। आप जहाँ इलाज करवाइएगा उस अस्पताल को दिया जाएगा, उस हॉस्पिटल को दिया जाएगा, उस हॉस्पिटल को दिया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है, मुझे लगता है ये योजना जो है बहुत अच्छी आप लोगों को दी। एक बच्चा लिख रहा है कैसे मिलेगा? इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आपको जो है जैसे दुर्घटनाग्रस्त हुए हॉस्पिटल में इसका पोर्टल बना हुआ, अपने डिटेल्स देंगे, उसमें सारा कुछ करते हैं, फोटो वीडियोग्राफी सब कुछ। तो उसके बाद जो है उसको वेरीफाई करके फिर वो पैसे जारी किए जाते हैं। एक बैल आ गया है, इस बैल का नाम है पटेल सरकार। इंस्टा का आईडी शेयर कर रहा है गधवा। जाके जब तमिलनाडु में लोहा उठाओगे ना, 12-12 घंटा जब ड्यूटी करोगे और माँ बाप का चेहरा, पत्नी का चेहरा, बाल बच्चा का चेहरा नहीं देख पाओगे बैल नहीं के, तब समझ में आएगा कि काश उस दिन पढ़ लिया रहते इंस्टा आईडी जब शेयर कर रहे थे तो। मतलब प्रमोशन का भी सोचो कि क्लास में आके इंस्टा आईडी बता दिया इलॉन मस्क का इंस्टा आईडी भैया जल्दी खोज लीजिए। और वो बैल इंस्टाग्राम पे भी कुछ गधे जैसा कुछ चीज डाला होगा, कोई काम का कंटेंट नहीं होगा। अच्छा काम करो तुम इंस्टाग्राम पे, कम से कम तुमको आदमी अपने आप खोज लेगा, आके कमेंट सेक्शन में कर रहा है। यहाँ एक से एक बच्चा पढ़ता है, एक से एक अधिकारी है, सब जॉब करता है, कोई लिखा है कि हम क्या करते हैं। ये ब्लॉक हो जाएगा, अभी इसको ब्लॉक करवाते हैं। पहले कहाँ चला गया ये लड़का? चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे दो चार को बैल रहता है, आप लोग जैसे आप लोग नौकरी करिएगा तो आप लोगों को ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना बनाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका झोला उठाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना भाई। तो ऐसा ही बैल लोग है, आपका झोला उठाने के लिए जन्म लिया है, क्लास में पढ़ने छोड़ के इंस्टा आईडी, फॉलो दिस आईडी गधा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ गौम को। डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ गौम जो बच्चे ये मुंबई से बिलोंग करते हैं और मुंबई के उद्योगपति भी हैं और समाज सेवी भी हैं, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और समाज का सेवा भी करते हैं। तो उन्हें यह सम्मान दिया गया है, उन्हें यह सम्मान दिया गया है, समाज सेवी, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए कितना मिलियन टन जो है अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है? वो जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 354.64 मिलियन टन। नेक्स्ट है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? वन के ऊपर। वो जो 20वें सत्र का आयोजन हुआ है वनों के ऊपर, और यह आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हो जाएगा ये? तो यह आयोजन हो जाएगा न्यूयॉर्क में, जहाँ पे यूएन हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के किस धारा के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया था? वो धारा था 11। कौन सी धारा थी? 11। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के आधार पे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने हुए थे तो गृह मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि जंग की स्थिति है, ठीक है। तो वो अधिनियम ये है, और इसी अधिनियम के आधार पे सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ था। आप लोग सब शामिल हुए थे उसमें, सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ था ना। इसमें क्या था कि 214 जिलों में, देश भर के कितने जिलों में मॉक ड्रिल हुआ था? 214 जिलों में, और बिहार के 6 जिलों में, बिहार के 6 जिलों में ये मॉक ड्रिल हुआ था। बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल हुआ था। तारीख क्या थी बच्चे? 7 मई, 7 मई जो है इसका डेट रखा गया था, और शाम में 7 बजे ना, 7 PM में 10 मिनट के लिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कट किया गया था। तो बहुत बहुत जरूरी जो है ये जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने किस क्षेत्र के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना को विकसित करने की घोषणा किया है? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ये केंद्र बेसिकली हैदराबाद में स्थित है और समुद्री अनुसंधान इत्यादि पे ये काम करती है। तो पूछा है कि कहाँ पर ये पनडुब्बी केबल परियोजना का, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें नाम क्या आ जाएगा? अंडमान और निकोबार। किसके लिए केबल परियोजना लॉन्च किया है? तो अंडमान निकोबार के लिए। आगे है 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन जो हाल में हुआ था ये भी न्यूयॉर्क में हुआ था। नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं हुआ है, ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इसमें ऑप्शन में एक्चुअली मैंने वो नाम डालना भूल गया था मैं। ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन में भारत को चैंपियन नेशन का अवार्ड दिया गया है। चैंपियन नेशन पूछा जाएगा कि भारत को या किस देश को चैंपियन नेशन के रूप में कहा गया? तो भारत को। और भारत के किन योजनाओं की वहां पे चर्चा हुआ? तो हमारे देश में एक योजना है नक्शा पायलट कार्यक्रम, नक्शा पायलट कार्यक्रम। दूसरी योजना है स्वामित्व योजना। भारत की इन योजनाओं की सराहना की गई है, स्वामित्व योजना। तो इन योजनाओं की सराहना किया है यूनाइटेड नेशंस ने, और भारत को चैंपियन नेशन का जो है वो दर्जा यहाँ पे दिया है। चलिए आगे चीजें क्लियर रहेगा। आगे विषय पे आते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 यूनेस्को से खुद को किसने अलग कर लिया है? तो उस देश का नाम है निकारागुआ। निकारागुआ ने यूनेस्को के द्वारा जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का अनाउंसमेंट होता है उससे बाहर हो गया ये। इन्होंने जिन मीडिया चैनलों पे प्रतिबंध की घोषणा किया था उन मीडिया चैनलों को जो है इसमें शामिल किया गया है, तो इसीलिए इसको बंद किया गया है। और जब प्रेस स्वतंत्रता की बात हो रही है तो आपको ज्ञात होगा भारत का रैंक, काफी इसकी खबर काफी चर्चा होता है, इंडिया मात्र 151 स्थान पे है।
कहाँ पे इंडिया 151 नंबर पे, किसमें बच्चे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हमारा जो रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो रैंक हम लोगों का क्या है, तो वह रैंक है 151। इसका ये मतलब है कि भारत की जो मीडिया है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है, बायस्ड है, और मीडिया का जो रिसर्च है, अनुसंधान है, बहुत पुअर है, बहुत खराब है। अधिकांश मीडिया तो व्हाट्सएप पे जो फेक न्यूज आता है वही चला देती है अपने चैनल्स पे, तो ये बड़ा खतरनाक है। ज्योग्राफी में नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं हुआ तो सर बोले हैं तो हो जाएगा, नहीं बोले तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ पिलर बोलता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर। तो बच्चे ये फोर्थ पिलर जो है ना, लगता है कि इसका ढलाई जो है, मीडिया का जो फोर्थ पिलर है, इसकी ढलाई जो है कौन सा सीमेंट से किया गया कि ये जो फोर्थ पिलर है सीधा रहता ही नहीं, ऐसे झुका रहता है। पिलर तो सीधा रहना चाहिए, झुका हुआ पिलर है हमारे यहाँ। आगे प्रश्न है, अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट ने नए पोप चुने गए हैं, वह किस नाम से जाने जाएंगे। तो जो उनका नाम होगा पोप लियो 14। ये जो फ्रांसिस प्रिवोस्ट है, ये बेसिकली शिकागो से है, इस शहर से आते, शिकागो यूएसए से बिलोंग करते हैं, और अब ये नए पोप बन गए हैं। एंड और इसमें है इनका 69 वर्षीय है, 69 वर्षीय है। तो नए पोप कौन है, अभी पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था, आपको अगर ध्यान होगा तो उनका डेथ हो गया था, तो उसके स्थान पे इनको चुना गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध पोत का नाम क्या है। तो जो पहली जो अभी सबमरीन मिला है उसका नाम है अरनाला। नाम क्या है उसका, अरनाला। और ये यहाँ पे इसका नाम है अरनाला जो है, ये बेसिकली भारत का पहला एक जो है एंटी सबमरीन जो है वो वारफेयर है। और इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया गया है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स के द्वारा, गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। और प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि यह एंटी सबमरीन है, क्या है ये, युद्ध पोत है। कैसा युद्ध पोत है, तो एक प्रतिरोधी युद्ध पोत है। कोई भी युद्ध पोत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और आकर के नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसको पहचान करेगा, उस पर अटैक करेगा ये। उसके बाद है, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत के पहला चीता संरक्षण गलियारे में कौन शामिल होगा। तो पहला चीता संरक्षण गलियारा में शामिल होगा राजस्थान। तो जो मध्य प्रदेश का एक पार्क है जिसको कहते हैं कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, और राजस्थान का है गांधी सागर नेशनल पार्क, गांधी सागर नेशनल पार्क। तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर के जो है एक चीता के लिए गलियारा डेवलप किया जा रहा है। और आपको ज्ञात होगा, हमने चर्चा किया है कई बार, प्रोजेक्ट चीता, भारत में प्रोजेक्ट चीता जो है ये स्टार्ट हुआ था 2022 में। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर जो है वो चीता जो 1952 में जिसको समाप्त घोषित कर दिया गया था, 1952 में इंडिया में चीता खत्म हो गया था, तो 2022 में सरकार नई योजना चलाई है और चीता के को वापस से सरकार इसको स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग प्रस्ताव को मंजूरी मिला है, यानी कि कृत्रिम रूप से वर्षा करवाया जाएगा। तो ये कहां पर होने वाला है, दिल्ली के अंदर। उसका नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान की पहचान करो। तो जो पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता में, इसमें मिलता है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, तो कौन सा मिलान गलत है। सार्वजनिक सेवा में प्रोबेबलिंका को मिला है, खोजी रिपोर्टिंग समाचार एजेंसी रॉयटर्स को मिला है, सही है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में रिपब्लिक टीवी को मिला है क्या, रिपब्लिक टीवी जिसमें देखते होंगे अर्नब गोस्वामी है और पूरा एकदम चिल्लाते रहते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो उनको नहीं मिला है, बल्कि किसको मिला है, वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट, तो उनको दिया गया था ये। उसके बाद है काल्पनिक फिक्शन में जेम्स को मिला है, ठीक है। तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है 26वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस। ये वैसाख दिवस बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछ रहा है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है इसका आयोजन हुआ है, इसको शहर का नाम है ये होची मिन्ह में, वियतनाम में, होची मिन्ह, होची मिन्ह कहाँ पड़ता है ये, वियतनाम में। तो वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है और भारत की तरफ से भाग लेने के लिए गए थे जो भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, नाम है इनका किरण रिजिजू। तो इंडिया की तरफ से वही गए थे, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, वो इसमें इंडिया की तरफ से भाग लेने के लिए गए थे। लाल किले के पास बम ब्लास्ट हो गया, देखिए भारत में अभी तो खैर बहुत नियंत्रित हुआ है। और हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा, भाई ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ध्यान से सुनोगे, आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हो, यूट्यूब पे भी कभी इस चीज को नोटिस करिएगा। जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, एक एक शब्द जो देख रहे हैं, ये सब मैं अपने से बनाता हूँ। ये मेरे पास आईपैड है, इस आईपैड को मैं यूज करता हूँ, इसमें खुद से टाइप करता हूँ सारे क्वेश्चंस, एक एक शब्द मेरे होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि ऑप्शन सेट करने के दौरान जो है मेरे से मिस्टेक हो जाता है, कि जो सही ऑप्शन हम चाहते हैं उसको छुपा के रखें, पहला दूसरा तीसरा देते, पता चला 4 ऑप्शन बना दिया, जो सही था वो डालना ही भूल गए। तो मिस्टेक का मतलब बस इतना ही है बाबू, और बाकी मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है अपनी मेहनत में, तो इसलिए बेफिक्र रहना। और इसलिए आप देखोगे मेरे क्लासेस के जो इस बात को आप लोग भी अप्रिशिएट करते हो कहीं ना कहीं कि ये चीजें बहुत अच्छा है, हम सारा क्वेश्चन खुद बनाते हैं, जितना आप देखो एक एक शब्द मेरे हैं, आप कहीं दूसरी जगह दिखा देना मुझे। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। जो समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन जो है सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर में कहाँ पे, तो चांगी में, सिंगापुर में कहाँ पे, तो चांगी जो है वो प्रदर्शनी केंद्र है, एग्जीबिशन सेंटर है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन क्लैक्स 2025 को किसने संबोधित किया है। तो जो ये वर्चुअल तौर पे ऑनलाइन जो है प्रधानमंत्री इसमें जुड़े थे, और किसने संबोधित किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने संबोधित किया इसको, पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी जो है हम लोग आज के क्लास को इधर ही रहने देंगे, और अभी हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, 40 क्वेश्चन किए हैं, 40 प्रश्न भी हम लोगों का हो गया है। तो आज की क्लास में 40 क्वेश्चन इनफ होता है नहीं, तो अभी इतना ही रहेगा, फिर हम लोग कल इसको आगे देखने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन अवश्य करना। और फिर से मैं कहूंगा जाते जाते, क्योंकि आज मतदान है, आप में से ज्यादातर बच्चे अपने मतदान केंद्रों के आसपास होंगे, आप लोग जाकर के जो है जरूर से जरूर मतदान करें। क्वेश्चन नंबर 35 सही है भाई, 35 में बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है, सही तो इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हाँ, थैंक्स टू बीइंग दिस सेशन। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखो और चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रखना, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो सभी काम आसान हो जाएंगे और जल्दी सफल हो जाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय हिंद साथियों।